नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि जैसे ही वित्त मंत्री की आर्थिक पैकेज पर ऐलान की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होगी, तुरंत ही हम आपके साथ जुड़ेंगे और उस पर आपके साथ चर्चा करेंगे कि आखिर उसमें मिला क्या। वित्त मंत्री का ये जो आर्थिक पैकेज है 20 लाख करोड़ का जो ऐलान किया था प्रधानमंत्री मोदी ने, आज उसका पूरा ब्यौरा रखा है उन्होंने। जिस दौरान में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण थी, उनके साथ में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर थे जो उसका हिंदी अनुवाद कर रहे थे। तो इस तरीके से आज क्या मिला, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे कि सबसे पहले जान लेते हैं कि सबसे बड़ी जो ऐलान हुआ है वो है 3 लाख करोड़ का जो है वो एमएसएमई में बिना गारंटी का लोन दिया जाएगा। मतलब 3 लाख रुपए तक की जो सूक्ष्म और लघु उद्योग हैं उनको पैसे दिए जाएंगे। तो ये आज की सबसे बड़ी है। दूसरी जो बड़ी खबर निकल के आई इनके ऐलान में, वो है कि इनकम टैक्स रिटर्न की जो फाइलिंग है उसकी डेडलाइन 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। तो बेसिकली जो फोकस रहा 20 लाख करोड़ का जो लेकर के जो प्रधानमंत्री मोदी की कल बात तो साफ जाहिर हो गया था कि जो वोकल्स फॉर लोकल्स के लिए उन्होंने कहा था स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, तो इसमें जो ऐलान किया गया 20 लाख करोड़ रुपए का, उसमें मैक्सिमम चीज़ें ध्यान उसी पे दी गई और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इसमें ऐलान किया गया जो कि लघु और सूक्ष्म उद्योग से जुड़े हुए हैं। तो आज वित्त मंत्री जब बोले थी, काफ़ी लंबा सेशन था, काफ़ी लंबी पीसी थी, जिसमें लेकर के तकरीबन एक मान लीजिए एक बजट सेशन के दौर जब बजट पढ़ते हैं तो उतना ही टाइमिंग नियरली तकरीबन 1.5 घंटे तक की इस पर चर्चा किए गए। तो मैं पहले आपको इसको लेकर के और बात आपको बताऊं, उससे पहले आप लोग अपने साथ में और लोग जो जुड़ जाएंगे तो इससे चर्चा थोड़ा हेल्दी होगा और आप लोगों के साथ बात करने में आपको क्या लगा कि आपको क्या मिला इससे, तो वो थोड़ा बात करना हमारे लिए बेहतर होगा, जिससे हम आपके साथ में इसमें एनालिसिस करने में हमें बहुत आसानी होगी। तो आप लोग भी जुड़िए हमारे साथ में, अपने लोगों को भी जोड़िए, जो भी आपके साथ हैं उनको बताइए, ताकि जब हम चर्चा करेंगे इस पर तो काफ़ी ज़्यादा कुछ निकल के आएगा, साफ होगा बातें जो अभी तक की हमारे दिमाग में चल रही है और वो अभी तक की क्लियर नहीं हो पाई है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ा दी गई है। इसे 31 जुलाई से बढ़ा करके 30 सितंबर तक कर दिया गया है। इसी तरह विवाद से विश्वास स्कीम की जो डेडलाइन थी, विवाद से विश्वास स्कीम की जो डेडलाइन थी उसको 31 दिसंबर 2020 तक कर दिया गया है। पहले ये अक्टूबर तक के लिए थी। तो इस तरीके से ये पहला बड़ा ऐलान है। दूसरी जो बड़ी बात आई टैक्स पेयर्स को लेकर के कि 31 मार्च 2021 तक टीडीएस कटौती में 25% तक की राहत मिलेगी। ये बहुत बड़ी राहत की खबर है। अगर एक जिसका टीडीएस कटता है 31 मार्च 2021 तक की जो टीडीएस कटेगा उसमें 25% तक की राहत दी जाएगी। मतलब बता दें कि सरकारी टीडीएस के जरिए टैक्स जो सरकार होती है वो टीडीएस के जरिए टैक्स जुटाती है। टीडीएस से ही आय के स्रोत हैं जो काटा जाता है, जिसमें से कम ब्याज पे कमीशन में लोगों को पैसे दिए जाते, कहीं सैलरी और निवेश में इन्वेस्ट किए जाते, जो लोगों से पैसे इसके काटे जाते हैं। ये टैक्स पेयर को लेकर थी। प्रोजेक्ट्स को मार्च से आगे 6 महीने तक की मोहलत दे दी जाएगी। मतलब 6 महीने का टाइमिंग और दे दिया जाएगा। अगर कंस्ट्रक्शन वर्क की डेडलाइन 31 मई होगी तो ये 6 महीने बढ़ा करके ये आपकी 31 दिसंबर 2020 तक चली जाएगी। मतलब जो भी उसकी डेडलाइन दी गई है वो डेडलाइन ऑटोमेटिक इस ऐलान के बाद से वो 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दी जाएंगी। कंपनियों के लेकर के उसकी मदद के लिए इमरजेंसी लिक्विडिटी के लिए 90,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया है। वहीं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के लिए 30,000 इससे नकदी का संकट ना हो। कुल मिलाकर के वो ये किया गया है कि ताकि जो जहां पे पैसे का संकट है, पैसे कमी ना होने पाए, उनको पैसे दिए जा रहे हैं। इसलिए दिव्यांशी सवाल सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉय के लिए कुछ है क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉय के लिए जब निर्मला सीतारमण का सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इस पर हम कुछ बाद में भी ऐलान करेंगे, तो उसका हमें इंतजार करना होगा। अब ये पूरी तरीके से पूरे के पूरे 20 लाख करोड़ का ब्यौरा नहीं था, इसमें कुछ चीजें अभी और है जिसको लेकर के कुछ चीजें बाद में क्लियरेंस करेंगी निर्मला सीतारमण। जब आपके पास प्रेस ब्रीफिंग हमारे पास पूरी आ जाएगी तो हम उसको लेकर के आपसे इस पर चर्चा करेंगे। अभी उन्होंने जो बड़ी बड़ी बातें थी उसी को खाली हमारे साथ में शेयर किया है। अब और बातें कर लेते हैं
कि NBFC को 45 जोड़ की पहले से चल रही योजना का विस्तार किया गया है। कई योजनाओं को विस्तार दिया गया है इस ऐलान में। जो इसमें पहले 1,70,000 करोड़ का प्रधानमंत्री मोदी ने राहत का पैकेज का ऐलान किया था, वो भी इसमें इंक्लूड है। वहीं जो उज्ज्वला गैस योजना में आपको 3 गैस तक की फ्री दी जा रही, वो भी इसमें ऐड ऑन है। मतलब कई सारी पुरानी जो भी पहले से स्कीम थी वो भी इस 2 लाख करोड़ 20 लाख करोड़ के उसमें सेक्शन में ऐड किया गया है। तो यहाँ पे कई चीजें आपको समझनी होंगी क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको इस तरीके से ऐड ऑन करके उसको दिया गया है। अभी और सारे दर्शक जोड़ रहे हैं, कई दर्शकों का रिक्वेस्ट है थोड़ा सा और डिटेल में जाने की वो जिक्र कर रहे हैं। और डिटेल में जाएंगे, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि हमसे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, वो जुड़ जाएं। भरत यादव जी आपका भी स्वागत है, आप हमारे रोजाना के दर्शक हैं, रोजाना जुड़ते हैं। दिव्यांशु जी आपका भी एक बार फिर से स्वागत करता हूँ, सवाल मैं आपका ले चुका था। अब EPF पर बड़ी राहत दी गई है EPF को लेकर के। तो अगर EPF की बात की है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी आती है। EPF में जो दिया गया है इसमें बताया गया कि सरकार अब अगस्त तक कंपनी और कर्मचारियों की तरफ से जो 12% प्लस 12% की जो रकम EPFO में जमा करेगी, सरकार जमा करेगी। मतलब EPFO का पैसा आप में से नहीं कटेगा, EPFO का पैसा सरकार ही टोटल का टोटल 24% सरकार ही जमा करेगी, सरकार ही वहन करेगी, आपके पास से 12% नहीं लिया जाएगा। तो दिव्यांशु जी आपके सवाल का जवाब शायद मुझे लगता है मिल गया सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। और नॉर्मली सभी एम्प्लॉयज के जिसका भी EPF कटता है तो उसका 12% का PF भी इस बार सरकार भरेगी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ये है, बाकी प्राइवेट कर्मचारियों पर उसको आपको कंपनी को सोचना होगा, राज्य सरकारों को विचार करना होगा इस पे, मतलब उनको इस पे अब विचार करने की जरूरत पड़ेगी। इससे करीबन 75 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और संस्थाओं को फायदा मिलेगा। मार्च, अप्रैल और मई में भी सरकार ने ही कंट्रीब्यूट किया था, ये भी बता दिया आपको। इससे पहले भी 3 महीने का मार्च, अप्रैल, मई का भी सरकार ने पैसा इसको दिया था। भले जगह कैमरे में थोड़ी समस्या आ रही है तो आज थोड़ा सा क्योंकि काफी ज्यादा हौज पौज थी उसके साथ में, इस वजह से हम लाइव आना हमने आपसे वादा किया था, इसलिए आना हमें जरूरी था। निर्मला सीतारमण की PC काफी लंबी चल गई, इतना प्रेडिक्टेबल नहीं था। खैर हम इसे सुधार लेंगे, कंपनी को जल्दी ही कैमरे की क्वालिटी को जल्दी सुधार लेंगे, हो सकता है कोई समस्या हो। इसके साथ ही कुछ शर्तें, सरकार के इस ऐलान का फायदा सिर्फ उन्हीं कंपनी को मिलेगा जिनके पास 100 से कम कर्मचारी हैं और 90% कर्मचारी की सैलरी 15,000 रुपए से कम है। यानी 15,000 ज्यादा तनख्वाह पाने वालों को इसका फायदा नहीं मिलेगा, ये थोड़ी सी दुखद है। EMI में क्या फैसिलिटीज मिलेगी? एक्चुअली EMI में अगर आप होम लोन वगैरह लेते हैं या कार लोन, ऐसी कोई नेसेसरी चीजों का लोन रखा है तो उस पर भी आगे की थोड़ी सी हम बात करेंगे। इस पे कुछ ऐलान निर्मला सीतारमण ने किया है। एक्चुअली मैं आपके साथ तुरंत लाइव के बाद ही उनके जुड़ा हूं, तो जो मैंने अभी तक पढ़ा है, बाकी उनकी मैं प्रेस रिलीज है उसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि उसमें क्या होगा। इसमें जो आप पूछ रहे हैं बेसिकली फोकस इनका SM सूक्ष्म और लघु उद्योगों पर किया गया है। और जो कार्ड को लेकर के, EMI को लेकर के वही ऐलान है पुराने जो बैंकों ने किया था 3 महीने तक की। कुछ नया ऐलान इसमें आज की उसमें PC में नजर नहीं आया है। मतलब 3 महीने तक आपको राहत मिलेगी, उसके बाद आपको पैसे भरने होंगे। तो वित्त मंत्री ने आज जो जिस तरीके से बात की तकरीबन 1.5 घंटे थी, तो अगर निष्कर्ष में आए तो खाली सूक्ष्म और लघु उद्योग को 3 लाख करोड़ की जो बिना गारंटी के लोन अप्रूव किया करने की बात की है, वही एक खाली सबसे बड़ी बात निकल के आई है। तो 80 लाख कर्मचारियों को आप चैनल्स पे आप सुनेंगे तो चैनल्स में ऐसे आपको समझ में आएगा कि जैसे सारे के सारे फायदा आपको ही मिल गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे पहले भी बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी चीजें की गई जिसमें कुल मिलाकर से मिडिल क्लास को 15,000 से कम की सैलरी वालों को EPF का फायदा मिलेगा, जो 12% कंपनी में देगी और 12% सरकार, मतलब टोटल का टोटल कंपनी ही वहन करेगी। अगर सरकारी कर्मचारी तो सरकार वहन करेगी, मतलब संस्थाएं ही उसको लेकर वहन करेंगी। तो PM मोदी का भी इस पे रिएक्शन आएगा, अभी देखते हैं PM मोदी को कैसा लगा इस पे जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। कहीं ना कहीं उनकी तरफ से इस पे चर्चा करने के बाद ही इसको ऐलान किया गया हो, लेकिन अभी प्रधानमंत्री मोदी के रिएक्शन का इस पे इंतजार रहेगा कि इसमें क्या है। लेकिन इतनी सारी राहतों के बाद, ये तो हो गई वित्त मंत्री ने जो अभी तक की ऐलान किया, और उसको लेकर के लोगों को लगा था कि बहुत कुछ ऐसा अचानक से होगा। कई पत्रकारों के सवाल थे कि क्या सरकार जो सूक्ष्म और लघु उद्योग है उसको बढ़ाने के लिए लॉकडाउन का इंतजार कर रही थी। लॉकडाउन के लिए सूक्ष्म और लघु उद्योग को बढ़ाने की जरूरत हमेशा से रही है इस देश में, कोई लॉकडाउन का इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। इसलिए वित्त मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा
कि ऐसा आपको क्यों लगता है कि हम लॉकडाउन में इंतजार कर रहे थे। हमने पिछले बजट में भी हमने लगभग सूक्ष्म उद्योग को कुछ पैसे दिए थे, उनको बजट दिया था। हम हर बार के बजट में अपने लघु और सूक्ष्म उद्योगों को बजट पास कर रहे हैं। मतलब इस बात पर, इस सवाल पर वित्त मंत्री मुस्कुरा दी थी कि उनको लगा लॉकडाउन की चर्चा हो रही थी। और इस वक्त में जब ऐसी चर्चाएं होती हैं तो थोड़ा सा ये सोचने की जरूरत पड़ती है कि क्या लॉकडाउन का वाकई में इंतजार हो रहा था लघु और सूक्ष्म उद्योगों को ध्यान देने के लिए। उससे पहले आप अमेरिका से मेक इन इंडिया के लिए अमेरिका की कंपनियां बुलाते हैं, चाइना कंपनियां बुलाते हैं, बहुत सारी विदेशों कंपनियां बुलाते हैं, लेकिन तब आपको ये ध्यान नहीं आता है कि लघु और कुटीर उद्योगों को कैसे बढ़ाया जाए। तब आपको ध्यान नहीं आता। आज जब आप बाहर से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नहीं कर सकते हैं तब आपको ये ध्यान में आ रहा है कि अब लघु और सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। अब बढ़ावा देने की बात नहीं, अब मजबूरी हो चुकी है, इसलिए इसमें अब लघु और सूक्ष्म उद्योग की डिपेंडेंसी है। अब आप ऑटोमेटिक, जब आपके पास बाहर से प्रोडक्ट नहीं आ रहे हैं, चाइना से प्रोडक्ट आना बंद हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टिंग बंद हो चुकी है, आप बाहर से चीज़ें नहीं आ रही हैं हमारे पास में, तो ऐसे में आप तो यही होगा ना, या तो आप उन चीज़ों का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे या फिर उसको लेकर के आप कोई विकल्प ढूंढेंगे। तो विकल्प आपको ढूंढना होगा तो आपके आसपास या देश में लोकल में ही बनेगा। प्रधानमंत्री मोदी का जो ये कल इन्होंने पॉइंट आउट किया था, लोकल्स वोकल्स फॉर लोकल्स, मतलब लोकल्स स्थानीय चीज़ों के लिए अपनी आवाज़ बनिए और उसकी डिमांड कीजिए। तो पहली बात तो ये है कि अभी इतनी कार्यकुशलता नहीं है, अगर इसको बात को ध्यान दिया जाए तो पहले कार्यकुशलता बढ़ाने की ज़रूरत है। स्किल इंडिया डेवलपमेंट के तहत जो लोगों को स्किल्ड किया जा रहा है वो कितने स्किल्ड हो रहे हैं इसको भी जानकारी सबको मिल रही है, समय समय मिलती है। क्या कुटीर उद्योग को बढ़ावा मिलेगा? कुटीर उद्योग को बढ़ावा मिलाने के लिए ही सरकार ने 3 लाख करोड़ की बिना गारंटी के लोन देने की बात की है, लेकिन कुटीर उद्योग तब बढ़ेगा जब इंसान, जो आदमी होगा वो स्किल्ड होगा। अगर स्किल्ड हो जाएगा तो कुटीर उद्योग कर सकेगा। उसके लिए सरकार का कोई शो नहीं है। स्किल इंडिया प्लान चल रही है, उसमें कैसे स्किल्ड होती है इसको लेकर के थोड़ा सा सोचने की बात है। पीएम ने लोकल से वोकल के लिए कहा है कि क्या हम ये माने कि अब बाहर से कोई भी चीज़ नहीं आएगी। पहली बात तो अगर आप मुझे जिस फ़ोन पर लाइव सुन रहे हैं वो फ़ोन खुद चाइना से आता है तो अमेरिका से आता है, मतलब वो फ़ोन हमारे यहाँ देश में नहीं बनता है। नेटवर्किंग की बात करें तो हमारे यहाँ सॉलिड नेटवर्किंग में बीएसएनएल की हालत इस स्थिति में है कि उसको लेकर के कोई उपयोग नहीं करना चाहता है। तो पहले अगर हमको करना तो पहले अपनी कैपेसिटी को बढ़ानी होगी, कार्यकुशलता को बढ़ानी होगी। हम अभी पूरी तरह डिपेंडेंसी हमारी जो है वो फॉरेन के प्रोडक्ट्स पर है। हम काफ़ी चीज़ें, हमारी खादी को अमेरिका खरीदता है लेकिन हम डेनिम का कपड़ा पहनते हैं। तो हमें थोड़ी सी सोचने की जरूरत है। पहले कार्यकुशलता को लेकर अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को जानने की जरूरत है और उसकी मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी जब ज़्यादा अच्छी होगी तो होगी। दिव्यांशु कुमार गुप्ता जी, आपकी बात से सहमत हूँ, बिना ठोकर खाए कोई नहीं सुधरता साहब, ये मैं मानता हूँ आपके अनुसार ये सही बात है। लेकिन जब तक स्किल्ड नहीं होगा, हमारे यहाँ की एजुकेशन पॉलिसी इतनी स्किल्ड करने की नहीं है। जब स्किल्ड नहीं होता, बीटेक करने के बाद आदमी अगर चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई कर देता है या वो लोअर क्लास डी ग्रेड की जॉब के लिए अप्लाई करता है, तो आप ये सोचिए कि स्किल्ड कितने तरीके से हो रहे हैं। स्किल हमारे यहाँ नहीं होती, हमारे यहाँ स्किलिंग में थोड़ी बहुत कमी है। स्किल्ड ना होने की वजह यह है कि हमारे बिजनेस की जो स्टार्टअप्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं। अगर साउथ की साइड, इंडिया में साउथ को छोड़ दिया तो स्टार्टअप का जो रेशियो है बहुत कम है। नॉर्थ में मैक्सिमम लोग क्यों लेबर्स ले जाते हैं? सरकार ने स्वयं सहायता समूह जैसी चीज़ें शुरुआत की थी, लेकिन उसमें भी उतना ज़्यादा फायदा मिलता नजर नहीं आया कि लोग उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हो। अब वहाँ स्वयं सहायता में उन्होंने कंपनियाँ का स्टार्ट, टेंट हाउस लगा लिया, कोई गुड़ बनाने लगा, मतलब थोड़े बहुत लोगों ने शुरुआत किया, लेकिन स्किल्ड नहीं हो पा रहे हैं। स्किल्ड होना जरूरी है। स्किल मतलब ये नहीं होता है कि आप गड्ढा खोदिए, मनरेगा में सरकार गड्ढे खोदिए, वो स्किल इंडिया नहीं हुआ। इसके लिए कुटीर उद्योग में आपको सोचना होगा। आप एक गुड़ बना करके कुटीर उद्योग करेंगे तो नहीं होगा। आपको लघु उद्योग में खाली ऐसी छोटी मोटी चीज़ें, आपको बड़ी चीज़ें बनानी होगी कि हम बाहर से बहुत बड़ी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। अब मोबाइल फ़ोन्स की ले लें तो मोबाइल फ़ोन्स हमारे देश में नहीं बनता है। सारी मैक्सिमम मोबाइल कंपनियां जो अच्छी कंपनियों में से आती हैं वो सारे के सारे या तो चाइना से आती हैं तो अमेरिका से आती है। तो आत्मनिर्भर आप कैसे होंगे? आप उसी फ़ोन से बात करें जो चाइना से बाहर से आई है, उससे आप निर्भर होंगे। तो कुल मिलाकर के पहले हमें अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होगी, हमें क्वालिटी पे वर्क करना होगा। जब क्वालिटी बढ़ेगी वो होगा। उससे 3 लाख करोड़ बिना लोन का आप दे दोगे तो वो लोन भर नहीं पाएगा। उस लोन में 1 साल की रियायत दी भी गई है। जो भी आप कुटीर उद्योग के तहत लोन लेंगे उसमें आपको 12 महीने तक उसकी किस्त में छूट दी जाएगी, आपको इंटरेस्ट नहीं देना होगा। उसके बाद 4 साल में आपको उसको रिटर्न करना होगा। तो नहीं कर पाएंगे रिटर्न, उसका नतीजा होगा कि सुसाइड करेंगे, आत्महत्याएं होंगी।
जैसे किसानों का आप लोन देते हैं, लेकिन किसान को स्किल्ड कीजिए। पहले किसान को एग्रीकल्चर सिखाइए, एग्रीकल्चर कैसे करना है, खेती कैसे उपजाऊ बनानी जमीन को। जब वो चीजें हो जाएंगी तो ऑटोमेटिक किसान भी लोन लेगा, सभी लोग लोन लेंगे। जिसका बिजनेस, जिसका व्यवसाय बढ़ेगा वो लोन लेने में आएगा और उसको लोन को चुकाएगा भी। इस तरीके से आपको जाना होगा। तो सबसे पहले जरूरत सरकार को इस पे फोकस करने की, स्किल्ड किया जाए। स्किल इंडिया जैसी कंपनियां, स्किल इंडिया जैसी योजनाएं चल रही है देश में, लेकिन उनको स्किल करने वाले लोगों में बहुत ज़्यादा ही उसकी जो सच्चाई है, आप टीवी चैनल्स को देखते होंगे तो वहाँ की सच्चाई आपको कुछ और दिखेगी। यहाँ पर मैं आपसे एक आम आदमी की तरह जुड़ता हूँ और आपकी बात को रखता हूँ, इसलिए कि आप बताइए कि आपके आसपास जो स्किल इंडिया से जो कोर्सेज कर लिया है उनका क्या है, उनका क्या निकल के आया है। खेती और किसान के लिए कोई योजना है? खेती और किसान के लिए योजना ऐसे नहीं है। लघु और कुटीर उद्योग को जो बताया गया है वो इसी में आ जाते हैं। खेती और किसानी भी इसी के दायरे में आते हैं। वो भी एक, खेती भी एक उद्योग में आती है, खेती भी एक इंडस्ट्रीज में आ जाती है। आप खेती थ्रू कई इंडस्ट्री लगा सकते हैं। तो ऐसा कोई इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक किसानों खेतों के लिए नहीं किया गया है। अब आगे करेंगे ऐलान, बजट था नहीं ये तो 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज था इसको लेकर के। तो बजट जब आएगा उसमें इन सब चीज़ों की बात होगी। तो ये आज की कोई बहुत बड़ी बात इसमें निकल के नहीं आई। खाली इस तरीके से लग रहा था कि जब वित्त मंत्री बात कर रही थी और अनुराग ठाकुर उसका ट्रांसलेट कर रहे थे तो ऐसे लग रहा था हिंदी और इंग्लिश की कम्युनिकेशन क्लास चल रही हो और एक दूसरे से बात कर रहे हो। वही चीज़ें निकल के आई जो हमने पहले से बजट को किया था कि 30 लाख करोड़ का बजट, 20 लाख करोड़ का पैकेज, समझे गणित। इस चीज़ को भी आप जाके खैटों में पढ़ सकते हैं खबर। तो ऐसी सारी चीज़ें छप रही हैं। अब चैनल्स आपके ऊपर अपना विचार थोप देंगे, आप समझ नहीं पाएंगे कि वो क्या मिला है क्या नहीं मिला है, सरकार कितना देगी कितना लेगी और कितना आपके पास पहुंचेगा। अब दिव्यांशु जी का सवाल है, किसान तो मरने के लिए है, केवल भरत यादव से उन्होंने कहा है। तो ऐसा, लेकिन किसान मरने के लिए नहीं, इसके पीछे लॉजिक ये है कि वो स्किल्ड नहीं है, उसको पता नहीं खेती कैसे करना है। वो आज भी इसी तरीके से मजबूर है, उसको बरसात के बारिश पर ही डिपेंड रहना पड़ता है। बरसात होगी तो फसल अच्छी होगी, मतलब प्राकृतिक चीजों पर डिपेंडेंसी उसकी ज्यादा है। इसके बजाय कोई स्किल्ड हो जाए को कैसे करे कि उससे भी ज्यादा अच्छा वो पैदावार कर सकता है। विनोद जी का सवाल है कि आम आदमी जाग गया है साहब, अब विदेशी चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन ये कहना वेडनेसडे के नसीरुद्दीन शाह की तरह कह देना कि ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन उसके लिए पहले हमें अपनी प्रोडक्टिविटी स्ट्रांग करने की ज़रूरत है। आप जो कोका कोला पीते हैं वो कोका कोला भी इंडिया की नहीं बनी होती है। आप जिस चीज़ का भी इस्तेमाल करते हैं, जो शराब के ठेकों के बाहर कतारों में लोग खड़े होते हैं, वो शराब तक भारत में नहीं बनती है। तो आप कितने तरीके से, किस तरीके से आप आत्मनिर्भर होंगे? खाली स्टेटस में जा करके आत्मनिर्भर लिख दे से आत्मनिर्भरता नहीं आएगी। इसके लिए सरकार को जागने की जरूरत है। सरकार को जरूरत है कि वो इंडस्ट्रीज लगाए। सरकार एक इंडस्ट्री कहीं पे लगाएगी, अगर कहीं पर एक फैक्ट्री लगती है तो आसपास उद्योग वैसे ही बढ़ेंगे। तो सरकार लोन ना दे, सरकार अगर इंडस्ट्रीज लगा देती है, फैक्ट्रियां लगा देती है। अब यूपी में सारे प्रवासी मजदूर लौटे हैं, लेकिन उनको रोजगार के लिए अगर सरकार कंपनियां लगाएंगी, फैक्ट्रियां खोलेंगी, तो वो वापस नहीं जाएंगे और उनके भरोसे कहीं कोई वहाँ आसपास में और सारे, प्रधानमंत्री मोदी की भाषा में कह लें तो फैक्ट्री जब खुलती है तो उसके आसपास चाय की दुकानें खुलती हैं, कपड़े की दुकानें खुलती हैं, इंजीनियर्स आते हैं तो उनके बच्चे पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल चाहिए होंगे तो स्कूल खुलेंगे। तो इस तरीके से उसमें स्किल्ड थोड़ी इंडिया बढ़ेगी। जो कुशल परीक्षण लाइट है उन्हें तो लोन मिलेगा। हाँ, जो कुशल है, प्रशिक्षित है, उनको मिलेगा। इस तरीके से उनको लोन मिल जाएगा। आपको स्किल्ड दिखाना हो, सोच उद्योग के लिए आपको इंडस्ट्री शो करनी पड़ेगी। नहीं आप जाते हैं और बैंक को कहते हैं हमें उद्योग करना है और बैंक आपको दे देगी, उसके लिए आपको एक ब्लूप्रिंट देना पड़ेगा अपने उद्योग को लेकर के कि आप क्या करने वाले हैं, क्या इंडस्ट्री लगाने वाले हैं, कितने लोगों की टीम होगी, मतलब पूरी डिटेलिंग करने के बाद ही आपको लोन मिलेगा। ऐसे नहीं जाके आप लोन ले सकते हैं। दिव्यांशु जी का सवाल है कि अगर ब्रांडेड कपड़े पहन लेने से कोई कंट्री मॉडर्न हो जाती है तो इंडिया देश को पहले डेवलप्ड हो चुका होता। इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारो तभी कुछ पॉसिबल होगा। जी दिव्यांशु, मैं यही कह रहा हूँ कि सबसे पहले हमें यहाँ पे स्किल करने की जरूरत है। स्किल्ड लोगों की संख्या काफ़ी कम है, जिसपे सरकार ने शुरुआती अपने कार्यकाल में तो फोकस किया, स्किल इंडिया चलाया और, लेकिन उनकी स्थिति क्या है? अगर आप एक RTI फाइल करके पूछना चाहेंगे तो आपको उसकी सारी हकीकत निकल के आ जाए, उससे स्किल होकर क्या कर रहे हैं लोग, कितने लोग कंपनी लगा रहे हैं, कितने लोग क्या कर रहे हैं।
कितने स्टार्टअप्स हुए, या आपके आसपास के माहौल में दिख रहा होगा कई लोग स्किल इंडिया करके आए तो किसी को कुछ नहीं, केवल इसलिए कर लिया कि उससे लोन मिल जाएगा, और लोन के बाद कोई दुकान खोल के बैठ गया है, कोई कारपेंटर की दुकान, मतलब नॉर्मल सी दुकान खोल के बैठ गया, इंडस्ट्री नहीं लगा पा रहा है। लोगों की आय बढ़ाने की जरूरत है, पहले इनकम कैसे बढ़ेगा इस पर फोकस करने की जरूरत है। तो प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए। इतने सारे मजदूर आज पैदल दौड़ के आ रहे हैं तो उसको भी लेकर के थोड़ा सा दिक्कत है। जितना आईटी सेक्टर पर खर्चा हो रहा है झूठ फैलाने के लिए, उसका 10% में किसान की ट्रेनिंग के लिए हो जाए तो कल्याण हो जाए, लेकिन झूठ झूठ और झूठ। ये भरत यादव जी का कहना है। बिल्कुल आपका मानना ऐसा हो सकता है कि आईटी सेक्टर की तरफ से बताई जाती है वो सरकार की योजना है। देखिए, अगर आप किसी की प्रशंसक है तो आप उसकी अच्छी बातें बताएंगे। आप कल की अगर मैं बात करूँ कई चैनल से कार्टून के इंटरनेशनल चैनल्स की, तो बीबीसी के कार्टून में दर्शाया गया था कि उसमें बीजेपी के जो समर्थक हैं वो देख रहे थे, सरकार समर्थक देख रहे थे, उनसे पूछा क्या समझ में आया, तो कार्टून में उन सारे बंदों का कहना था कि यही समझ में आया कि गर्व करना है। तो ऐसे ही ये जो आपके सामने आज बजट पेश किया गया, इनको बताया गया क्या क्या होगा, उसमें भी खाली जो समर्थक हैं, जो सच्चे लोग हैं, जिनको लगता है सरकार बहुत अच्छा कर रही है, वो कहेंगे बहुत अच्छा है, 20 लाख करोड़ रुपए दिया। जिनको कॉमर्स का बिजनेस को लेकर नथिंग चीज़ समझ में आती है वो भी चीज़ को अच्छा कह सकते हैं। लेकिन जब जो इसको कर रहा है, जो इसमें घुसा हुआ है, आप ट्राई करके देखिए कि आपको एक लघु उद्योग लगाना है तो आप जब लोन लेने जाएंगे तो आपको कितनी लंबी सारी प्रोसेस हो सकती है, तो उसको थोड़ा समझने की जरूरत है। उसकी वो नहीं ध्यान करते, मतलब प्रक्रियाओं को सरल नहीं किया जा रहा है, सुविधाएं दी जा रही, प्रक्रिया सरल नहीं हो रही है। आप बैंक में मुद्रा योजना के नाम से लोनिंग चली थी, ये सब चीजें लोन जब आप लोन लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ सच्ची समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वो इतना उसकी प्रक्रिया को इतना सरल नहीं किया गया, इतना इजी वे से नहीं किया गया है कि कोई भी आम आदमी जाके ले। क्या अनपढ़ बिजनेसमैन नहीं हो सकता है? क्या अनपढ़ व्यवसायी नहीं बन सकता है? तो क्या अनपढ़ को आप लोन नहीं दे सकते हैं? तो उसकी प्रक्रिया तो सरल होनी चाहिए कि उसको समझाया जा सके। आप स्किल देखिए, उसके अंदर स्किल्ड है कि नहीं है। संस्कृति गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तारीफ के लिए। तो इस चीज को लेकर के आप अब आज बड़े चैनल्स हैं, देश के जो बड़े चैनल्स हैं, उन चैनल्स पर जाएंगे तो आप देखेंगे वो आपको काफ़ी चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे, काफ़ी समझाने की, अपने लहजे शुरू करेंगे समझाना। और मोदी जी के लिए कल से गुणगान चल रही है चैनल्स पर कि मोदी जी ने ऐसा कर दिया कि ऐसे मौके में अवसर ने खोज लेते हैं, मतलब कई चीज़ें ऐसे चल रही हैं। इस टाइप की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो आप इसको लेकर के अगर आपको अच्छा देखना है तो आप जा करके कुछ चैनल्स जो चल रहे हैं नेशनल चैनल्स आप उनको देखेंगे तो आपको लगेगा कि इतना बढ़िया बजट आया है, इतना बढ़िया ऐलान हो गया कि कल से हमारे पास में हम सभी के जेब में पैसा पहुंच जाएगा। किसान को ऑर्गेनिक खेती की ट्रेनिंग देने के लिए कोई प्लान है शायद है या नहीं है? यही मैं कह रहा हूँ, इसी चीज़ की ऑर्गेनिक खेती के लिए सरकार के लिए बढ़ावा दे रही है। आप कह रहे, वो कह रहे हैं कि अपने यहाँ के जो कृषि प्रमुख उनसे बात करें, लेकिन ये बताएगा कौन? ये किसानों को समझाएगा कौन? ये उसका उपयोग होगा कैसे? इस चीज़ की प्रक्रिया सरल नहीं होती है। किसान अभी भी यूरिया के लाइन में लगे होते, कतार में लगे होते। क्यों? अगर आप जैविक खेती को लेकर के इतना ज़्यादा आप उनको प्रमोट कर रहे हैं, उनको समझाने में सफल हो रहे हैं, तो किसान यूरिया कतार में नहीं लगते, आज ऑर्गेनिक खेती की तरफ जुड़ते। लेकिन उतने केवल पढ़ा लिखा किसान ही क्यों ऑर्गेनिक खेती की तरफ जा रहा है? तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा सरकार की कमी है, उसको समझना होगा। अभी तो जहर ही खाना पड़ेगा, ऑर्गेनिक भूल जाए साहब। दिव्यांशु जी का सवाल यही कहना, वो सही कह रहे हैं कि अभी तक जब तक पढ़ा लिखा नहीं हुआ, इतनी खपत है हमारे पास में। सबसे बड़ी समस्या पॉपुलेशन को लेकर के है, जिसको लेकर, लेकिन अगर इतनी पॉपुलेशन के बाद चाइना डेवलपिंग में जा करके अच्छा काम कर सकता है तो हमारी जनसंख्या फिलहाल चाइना से कम है, तो हम उससे बेहतर कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि हमारे यहाँ जो स्टडी है, जो पढ़ाई है, वो पारंपरिक पढ़ाई होती है। हमारे यहाँ कोई प्रयोगात्मक पढ़ाई नहीं होती, पारंपरिक पढ़ाई है। अगर पिताजी ने उसी सवाल को, उसी मैथमेटिक्स की बुक वही सवाल करते हैं तो बेटा वही सवाल पढ़ रहा है। कुछ नयापन नहीं आ रहा है, कुछ समाज के हिसाब से पढ़ाई चेंज नहीं हो रही है, सोसाइटी के हिसाब से चेंज नहीं होती। जरूरत पहले उस चीज़ की है। ये बजट तभी जायज हो सकता था जब स्किल्ड होते इंडिया, जब लोगों के बिजनेस, लोगों के अंदर दिमाग होता, माइंड होता, माइंड सेट होता कि उनको बिजनेस कैसे करना है, तो वो कर सकते, तो उनको आसानी होती है। चलिए मुझे मिल जाएगा लोन आसानी से, आप कहते हैं, लेकिन वो चीज़ें धरातल पे नहीं आती हैं। सारी चीज़ें योजनाएं हो चुकी हैं, कुछ चीज़ें देखने को मिलती है जब अच्छा लगता है कि अच्छा सरकार की योजना लोगों तक पहुंच रही है। तो आज की चर्चा, आज मैं सीधी बात में आपके साथ देरी में जुड़ा क्योंकि 1.5 घंटे तक की का 20 लाख करोड़ को लेकर के जो ऐलान करना था, उसमें वित्त मंत्री और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के बीच में जो कम्युनिकेशन क्लासेज चली है इंग्लिश और हिंदी को लेकर के, इस वजह से 45 मिनट की जो कॉन्फ्रेंस थी वो तकरीबन 1.5 घंटे तक चल गया।
विनोद जी का सवाल है, ये सब तो ठीक है, लेकिन इन सबके बीच में कोरोना को ना भूलें, वर्क करें, आर्थिक व्यवस्था सुधरे, बट 2 गज दूरी के साथ हाथ धोते रहें, मास्क। जी विनोद जी, यही अपील हम भी करते, खबर एक्सक्लूसिव अपील करता है कि ये बजट को लेकर आप पैसे की परेशानी को लेकर ना जाएं। पहले सबसे बड़ी समस्या है कि जो कोरोना की समस्या है, हमें कोरोना को हराना है, उसके बाद हम हर जंग जीत जाएंगे। आज तक की सरकार 70 साल से हम आज़ाद हो चुके हैं, उससे पहले और भी चीज़ें रहीं, लेकिन हम अपनी मेहनत से भारतीयों ने हर बार साबित किया और वो अपने अर्थव्यवस्था को सुधारते रहे हैं। भी नहीं गई तो बहुत बुरी भी नहीं गई। हम ऑन एन एवरेज भारत की अर्थव्यवस्था हमेशा एक पैरेलल चलती रही है। सुनील जी का सवाल है कि अगर कोई पहले से ही बिजनेसमैन है और उसे माइक्रो स्केल फैक्ट्री सेटअप करना है, क्या उसे भी सर्टिफिकेट दिखाना होगा? नहीं, इस तरीके से अगर है तो आप इसके लिए बैंक से, क्योंकि प्रक्रिया सरकार की ओर से बताई नहीं जाती है, प्रक्रिया बताते हैं बैंक वाले, और बैंक वाले जो प्रक्रिया बताते हैं वो इतने ही कठिन होते हैं कि उसको समझने में सरकार जब ऐलान करते हैं, चाहे नरेंद्र मोदी आके, प्रधानमंत्री आके ऐलान करते हैं कि मुद्रा योजना के तहत आपको लोन मिला जाएगा 2 लाख रुपए तक का बिना गारंटी का, तो वहाँ बड़ा अच्छा लगता है, दुनिया सुनती है। लेकिन जब वही आप मुद्रा लोन लेने के लिए बैंक में जाएंगे तो आपको अपनी पहले पूरी कंपनी का वो दिखाना होगा कि आपके पास में आपकी कंपनी का ब्लूप्रिंट क्या है। सेकेंडरी चीज़ आपको दिखाने पे आपके ऊपर कोई लोन नहीं है, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपकी, फिर सिविल स्कोर चेक किए जाएंगे, मतलब तमाम चीज़ें चेक करने के बाद में आपको थोड़ा सा परेशान होना पड़ जाता है। जब तक सब डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहेंगे तब तक ऐसे ही होगा, ये सिर्फ मिडिल क्लास का ही काम है, मजदूर का ही काम है। डॉक्टर इंजीनियर बनना सभी के लिए पॉसिबिलिटीज नहीं है, सभी लोग डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते, कोशिश कर सकते हैं, जिनके अंदर दिमाग बहुत अच्छे वो आगे जा सकते हैं, लेकिन स्किल्ड होना जरूरी है। स्किल्ड मतलब क्या होता है कि अगर आप कारपेंटर हैं, बढ़ई हैं, तो आपकी कारपेंटरी में क्वालिटी इंप्रूव होनी चाहिए, ताकि आपका उद्योग आपके लोकल इलाके में न चल के वो इलाके से विस्तृत हो, उससे बाहर जाए। आप राजमिस्त्री हैं तो राजमिस्त्री के लिए जरूरी नहीं कि आपको बम्बई जाके वहाँ काम करना पड़े, आपका स्कोप इतना बड़ा हो, उस तरीके से हो कि आपको लोग कांटेक्ट करें। अब आदमी कहता है कि अगर सब अमीर हो जाएंगे तो काम कैसे होगा, सब एक तरीके से हो जाएंगे तो काम कैसे होगा, तो सभी जगह पे होता है, कभी पैरेलल कोई चीज़ें नहीं हो सकती, बस ये है कि उसको काम करने का तरीका बदल जाएगा, तकनीक बदल जाएगी, तकनीक की ज़रूरत है। आज तकनीक से जब लैस हुए हैं लोग, तो आज ही ये दौर है कि एक समय जब डब्बा टीवी देखते थे, आज वो वक्त आया है कि इन 10 से 12 सालों में आज हम और आप लाइव ऐसे बात कर रहे हैं एक दूसरे से, ऐसे लग रहा हो कि आमने और सामने बैठे हुए हैं। तो तकनीक को समझना, तकनीक को समझाना, लेकिन हर बार तकनीक में बात पिछड़ता क्यों, उसके पीछे वजह यह है कि हम स्किल्ड कम है। अब तो सारे लोग आ गए, सारे लोग बाहर विदेशों में थे भारतीय, वो भी लौट के आ गए हैं, जो बाहर मौजूद थे वो लौट के आ गए। अब राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो अपने यहाँ रोजगार डेवलप करें, अपने यहाँ फैक्ट्रियाँ लगाएं। वो मजदूर लौटना नहीं चाहते हैं, लेकिन उन्हें इतना मजबूर ना कर दे कि उन्हें फिर से लौटना पड़ जाए, वहाँ से फिर से बड़े शहरों की तरफ रुख करना पड़े और फिर से वो अपने घर से दूर हो जाए। तो अब ये सबसे अच्छा मौका, आप सरकार को बुलाने की अपील भी नहीं करनी पड़ी है, आप फैक्ट्रियाँ लगाए, काम धंधे शुरू करें, ऑटोमेटिक कोई कहीं नहीं जाएगा, तो लोगों का जो पलायन है वो रुक जाएगा। ये बार बार आना लोगों का लगा नहीं रहेगा, लोग घर के पास रहेंगे, अपनों के करीब रहेंगे। तो ये था। आप थोड़ा सा कोरोना को लेकर के भी अपडेट ले ही लेते हैं कि अब तक कोरोना को लेकर क्या चर्चाएं हुई। अब इस 20 लाख करोड़ के सामने अभी तक की 20 लाख करोड़ कैसे लिखा जाएगा। अगर दर्शकों में से कोई 20 लाख करोड़ लिख सकता है तो कमेंट में लिख करके जरूर बताएगा मुझे कि 20 लाख करोड़ लिखे कैसे जाएंगे, मतलब नंबर्स में लिखा जाए, हिंदी या इंग्लिश में नहीं कि 20 लाख करोड़ आप लिख दें, 20 लाख करोड़ विद जीरो से आप लिख सकते हैं। तो उसको कमेंट में लिख के बताइएगा 20 लाख करोड़ कैसे लिखेंगे। 5 पास सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। हाँ, ये देखिए सुनील जी, विनोद जी का जवाब आपका कि 5वीं पास सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। हो सकता है आप थोड़ा केस की बात करें कोरोना को लेकर के, तो विश्व में 42 लाख से ऊपर मामले जा चुके हैं कोरोना को लेकर के, 15 लाख से ज़्यादा रिकवर हो चुके हैं और 2,92,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसमें अमेरिका से सबसे ज़्यादा डेथ हो चुकी है, जहाँ पे 80,000 से ऊपर का आंकड़ा पार हो चुका है। वहीं कोरोना की भारत में बात करें तो यहाँ 74,000 कन्फर्म केसेज हैं, 24,000 रिकवर हो चुके हैं और 2,415 लोग यहाँ पे भी जान गंवा चुके हैं। ये आंकड़े गुजरात में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इन 2 राज्यों को अगर छोड़ दिया जाए तो शायद इन 2 राज्यों में 30% जो कोरोना केसेज है वो देश के 30% कोरोना केसेज यहीं पर हैं। मरने वालों का आंकड़ा अगर इन 2 राज्यों ले लिया तो तकरीबन 50% मरने वालों का आंकड़ा इन्हीं राज्यों से है। इसके बाद जो मरने वालों की संख्या ज़्यादा है वो मध्य प्रदेश में है, दिल्ली में संक्रमित ज़्यादा है, मरने वालों की संख्या कम रही है। वहीं आज बड़ी खबर ये भी आई कि आज दिल्ली क्राइम ब्रांच ने
जो तबलीगी जमात में आए 700 विदेशी जमाती थे, उनकी जो डॉक्यूमेंट है उसको जब्त कर लिया गया है। मिथुन अवस्थी, न्यू व्यूवर हेयर। मिथुन अवस्थी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप हमारे साथ जुड़े, थोड़ा देर से जुड़े हैं। रोजाना हम शाम 5 बजे आपके साथ सीधी बात करते हैं, दिन भर की खबरों को लेकर के विश्लेषण करते हैं। आज हम निर्मला सीतारमण ने जो प्रधानमंत्री मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का, आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था, उसको लेकर के विश्लेषण कर रहे थे। आप थोड़ी देर में जुड़े हैं, आप हमारे लाइव खत्म होने के बाद पीछे थोड़ा सा बैक करके इसको देख सकते हैं कि हमने किन विषयों पर चर्चा किया। आप रोजाना आएंगे तो हम आपके साथ अच्छे जुड़ेंगे। शुभम भरत यादव जी अपने किसी दोस्त को याद कर रहे हैं, जिनको कह रहे हैं उनको लाइव के लिए बुला रहे हैं, शायद वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। कोई नहीं, सभी लोग जुड़ेंगे, धीरे धीरे सभी लोग जुड़ते जाएंगे। कारवां एक से शुरू होता है, फिर बनता जाता है। आप वो हमारे पहले दर्शक है, जिस तरीके से आप जुड़े हैं, कल आप अपने से और लोगों को जोड़ेंगे तो इस तरीके से सारे लोग जुड़ जाएंगे। 11,000 लोगों पर एक डॉक्टर है इंडिया में, जिनको अच्छी की गाइडलाइन है। देखिए, डॉक्टर्स तो बहुत जरूरत है। इंडिया के जो हॉस्पिटलिटी है, जो मेडिकल सिस्टम है, वो बहुत खराब है। सबसे नंबर 1 पे इटली की है। तो इटली की नंबर 1 अर्थव्यवस्था होने के बाद में वहां मरने वालों की संख्या 28,000 पहुंची थी। अब इससे थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि जो फैक्ट दिए जाते हैं, जो कैलकुलेशन दिए जाते हैं, जो रैंकिंग जारी की जाती है, वो किस दबाव में और किस तरीके से जारी की जाती है, इसको थोड़ा समझने जो होता है। क्योंकि वो रैंकिंग इंडियंस नहीं जारी करते, उस कम्युनिटीज में विदेशी ज्यादा होते हैं। तो इसलिए आपको जो वर्ल्ड बेस्ट 100 यूनिवर्सिटीज की नाम ली जाएगी तो उसमें इंडिया कोई यूनिवर्सिटी नहीं होगा। जबकि आप नासा पहुंचेंगे तो उसमें से 8 से 10 बंदे आपको BHU से पास आउट और साइंटिस्ट मिल जाएंगे। अच्छे अच्छे साइंटिस्ट आपको यहाँ के इंस्टीट्यूट से पास IITs निकल जाएंगे, वहाँ मिल जाएंगे आपको। लेकिन उनकी जो रैंकिंग होती है वर्ल्ड 100 यूनिवर्सिटी में, उसमें इंडिया का यूनिवर्सिटी कोई नहीं होता है। तो इस तरीके से जो इलाज की व्यवस्था है, हो सकता है हम बुरे हों, लेकिन जब इटली इतनी अच्छी व्यवस्था थी, नंबर 1 की मेडिकल व्यवस्था उसकी कही जाती है, तो वहाँ पे मरने वालों का आंकड़ा 29,000 कैसे पहुंचा? 29,000 लोगों की मौत के बाद ही उनको सुधार में आया है। महिमा पांडे जी, स्वागत है आपका। आप लगातार हमारे साथ जुड़ रही हैं और उम्मीद करते हैं आगे जुड़ते रहेंगे। लेकिन ये हमारी कोशिश है कि आप अपने साथ और दर्शकों को लेकर के आए और इंटरेक्शन की तरह करते हैं। आप हमसे बात कीजिए, बात करने के दरमियान आप हमसे सारे सवाल पूछ सकते हैं, जो भी हो रहा है। महिमा पांडे, लेट हो गया, कोई बात नहीं, आज मैं भी लेट था, हमारे तरफ से लेट था। क्या हमें इस कोरोना के साथ जीना सीखना है? अगर कोरोना के साथ जीना सीख लिया तो मान लीजिए कि डेवलप होने में आपको कुछ दिन भी नहीं लगेगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आपने सोशल डिस्टेंसिंग सीख ली, आपने हाथ धुलना सीख लिया, आपने पोल्यूशन से बचना सीख जाएंगे। तो इसको लेकर के तकरीबन अभी 1.5-2 साल तक, तो साइंटिस्टों का कहना है कि 2 साल तक हमें कोरोना के साथ ही जीना होगा। अमित विराट जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारी इस हौसला अफजाई के लिए। और हम कोशिश करते हैं कि हम बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें और आपके साथ जुड़ें। तो आज का लाइव सेशन हम सोचते हैं हमारे हिसाब से आज के जो चर्चाएं थी वो खत्म हो गई। आपके सवाल भी ले लिए, अगर कोई भी सवाल हो तो अगले 1 से 2 मिनट में आप वो सवाल पूछ सकते हैं, जिसकी मैं कोशिश करूंगा जिसको आपको उस पर जवाब देने का। तो आखिरी में जाते जाते मैं आपसे यही कहूँगा कि कोरोना को लेकर क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस चीज़ को आपको बार बार बताता रहा हूँ मैं, और फिर बता देता हूँ आपको। जब भी आप छींकें तो हमेशा ऐसे ना छींकें, छींकते वक्त अपने आस्तीन को, कपड़े की आस्तीन, फुल आस्तीन हो कपड़े पे ही छींकें, जिससे वायरस का फैलने खतरा कम होता है। उसके बाद में आप कुछ भी खाएं या कुछ भी करें, हाथ से अपने आँखों को छूने से पहले आप अपने हाथों को हैंड वाश से धुल लें, सैनिटाइजर सैनिटाइज कर लें, हाथों को सैनिटाइज धुल लें। सैनिटाइजर नहीं मिल रहा अब तो फिलहाल बाजार में आपको आसानी से उपलब्ध है, अगर नहीं मिलता है तो आप हैंड वाश से भी हाथ धुलते रहें लगातार हर 20 मिनट में, ये आपको करते रहना है। लक्षण को लेकर पहचानने की बात की जाती है, तो लक्षण इसके जो बताए गए हैं उसमें से, लेकिन ऐसे कई केसेज आए हैं जिसमें बिना लक्षण दिखे भी उसके अंदर कोरोना का संक्रमण पाया गया है। तो लक्षण को लेकर ज़्यादा चिंतित मत होइएगा कि अगर आपको सर्दी जुकाम होती है तो वो नॉर्मल भी हो सकती है, लेकिन उसको लेकर के आप पढ़ेंगे तो अलग अलग डॉक्टर्स की राय जरूर लेंगे उस पर। बाई फोन डॉक्टर्स की सलाह लें, डॉक्टर से 5 जगह सलाह ना लें, डॉक्टर से बाई फोन सलाह ले लें इस बात को लेकर के कि ऐसे ऐसे लक्षण आए हैं तो इसका क्या मतलब है। क्योंकि अब डॉक्टर्स के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो गई है कि वो जांच कैसे करें, क्योंकि कई लोगों में बिना जांच के भी इसके लक्षण पाए गए हैं। तो कांग्रेस ने भी आज घेरा, राहुल गांधी ने कहा कि गरीब मजदूरों को जो सड़कों से पैदल जा रहे हैं उनको लेकर विनती की सरकार इनके लिए कुछ करे, इनको पहुंचाए वहां तक की। तो इस तरीके की राजनीति भी चल रही है कोरोना को लेकर के, चाहे महामारी नहीं, चाहे किनारे से लोग मरना शुरू हो जाए, लेकिन राजनेता जो हैं वो अपनी राजनीति करते रहेंगे। तो इस बात को समझिए कि लड़ना जो जंग है वो जनता को ही लड़ना है,
इन राजनेताओं को आपस में लड़ने से फुर्सत नहीं मिलेगी। जंग लड़ना है जनता को, जो जनता को अपनी सेफ्टी खुद करके चलनी होगी। तो आप लोग भी मेरे साथ रोजाना शाम 5 बजे सीधी बात मेरे साथ जुड़िए शाम 5 बजे। और उसके अलावा कोई भी बड़ी हस्ती अगर लाइव आता है तो आप हमारे फेसबुक पेज पर उसको सुन सकते हैं, उसको देख सकते हैं। जैसे आज निर्मला सीतारमण आई थी तो आपको 4 बजे से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे पेज पर आपको लाइव देखने मिला। कल प्रधानमंत्री मोदी आए थे तो आपको प्रधानमंत्री मोदी लाइव मिलेगी। तो जो भी लाइव आएगा, जो भी बड़ी हस्ती आएगा या किसी के लाइव आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेज पे आएंगे, आपको मिलेगा। एक सवाल है कि तो क्या इसका मतलब है कि डॉक्टरों से ज़्यादा जरूरी सरकार है, क्योंकि इटली में डॉक्टर की कमी नहीं है। सरकारें ज़्यादा जिम्मेदार होती हैं। और ये जो इटली में जो मौतें हुई हैं बहुत ज़्यादा, उसकी चिकित्सीय व्यवस्था पर सवाल उठाए। और नंबर 1 की मेडिकल व्यवस्था है इटली की, लेकिन वहाँ पे 28 जानों की मौत लगातार में हुई। उसके बाद आंकड़े आने बंद हो गए। अब वहाँ पे क्या स्थिति है, जो सरकार वहाँ की प्रेस रिलीज करती है हमारे ही सरकार की तरह, हमें वही पता चलता है कि ऐसे ऐसे वहाँ पे मामला चल रहा है। जैसे चाइना ने कहा उसके यहाँ 75,000 लोगों की मौत हुई, लेकिन हमारे पास जो तस्वीरें आई तो उसके हिसाब से पूरा पूरा वुहान सिटी ही खत्म सा नजर आ रहा था। तो वुहान सिटी की क्या आबादी 75,000 ही थी। तो इस बात को थोड़ा सोचना, सरकारों की प्रेस रिलीज पर यकीन करना हमारे और आपके लिए उतना ही भरोसा कर सकते हैं। सोचिए कि जितना आप समझ रहे हैं इस समय आप कोरोना को खत्म होने पर भरोसा कर रहे हैं कि कल आप बाहर निकलेंगे आपको कोरोना नहीं होगा, उतने ही आप सरकारी आंकड़े पर भरोसा कीजिए जितना आपको ये भरोसा है कि आप बाहर निकलेंगे और आपको कोरोना नहीं होगा। वेजिटेबल को क्या नॉर्मल पानी से वॉश कर सकते हैं या कुछ और यूज करें? अगर वेजिटेबल थोड़ा सा गर्म पानी में धुल लेंगे तो उससे कोरोना के जो वायरस है वो थोड़े खत्म हो जाएंगे। सेकंड, दिव्यांशु कुमार गुप्ता जी ने अपडेट दिया कि सेकंड रैंक पे है इटली। अभी तक की जो हमारे रिसर्च कहते हैं, हमने जो रिसर्च किया था जिस वक्त में वहाँ पे मरने वाली संख्या थी वहाँ पे फर्स्ट रैंक पे थी। अगर इसमें कुछ आंकड़ों में अपडेट हुई है तो हम जरूर इसमें सुधार करेंगे। हम इसको दोबारा क्रॉस चेक करके आपके साथ कल इस पर कंफर्म करेंगे, इसको लेकर के जुड़ेंगे। तो रोजाना शाम 5 बजे आपके साथ जुड़ेंगे हम सीधी बात करने के लिए, विश्लेषण करेंगे खबरों का। और आप हमारे पेज पर लगातार आइए, वहां पर आपको लाइव अपडेट मिलेगा। कोई भी बड़ी खबर होती है तो इसके लिए आप सबसे पहले हमारे खबर एक्सक्लूसिव की पेज पर आइए, हमारी वेबसाइट पर जाइए www.khabarexclusive.com पर। वहां पर आपको खबर मिलेगी, आपको अच्छे से एनालिसिस मिलेगा, आप उस पर सवाल करेंगे उसके जवाब भी मिलेंगे। तो इस तरीके से आप जुड़ते रहेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, हमें उत्साह मिलेगा। आज सीधी बात का 9वां एपिसोड हम आपके साथ में 9वां सेशन है जिससे आप जुड़ रहे हैं। महिमा पांडे सवाल है कि मेडिकल सर्विस अच्छी होने के बावजूद लोग मर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मेडिकल पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा रैंक को लेकर के क्या है कि रैंक विश्व स्तरीय टीमें तैयार करते हैं, उसमें इंडिया के लोग बहुत कम होते हैं। इस वजह से रैंकिंग को लेकर के थोड़ा सा ध्यान नजरअंदाज करने की जरूरत है, क्योंकि रैंकिंग के हिसाब से तो इंडिया से कोई पढ़ा लिखा अच्छा आदमी है ही नहीं, जबकि नासा में 15% साइंटिस्ट इंडिया से होते हैं। तो उस चीज को लेकर के थोड़ा समझने की जरूरत है, क्योंकि भारत का कोई भी यूनिवर्सिटी टॉप 100 में विदेशों की तरफ से जारी लिंक किया जाता है उसमें नहीं होता है। इसका मतलब नहीं हमारे यहाँ कोई पढ़ा लिखा नहीं है। तो आज का लाइव सेशन मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। कल फिर जुड़ूंगा आपके साथ शाम 5 बजे। और उससे पहले आपको बता दें लॉकडाउन 4 के बढ़ने के संकेत प्रधानमंत्री मोदी दे चुके हैं, तो 18 तारीख से पहले आपको बताएंगे। उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जब भी लाइव आते हैं तो आप हमारे खबर एक्सक्लूसिव पेज पर आकर के लाइव उनको सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाजत, आप कोरोना से सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, हाथ धोते रहिए, फलों सब्जियों को गर्म पानी धुलने के बाद उसका इस्तेमाल कीजिए और अपने आप सुरक्षित रखेंगे, स्वस्थ रखेंगे तो मेरे साथ हमेशा जुड़ते रहेंगे। और इसी तरीके से हम खबरों को लेकर आपके साथ विश्लेषण करते रहेंगे। तो कल फिर शाम 5 बजे आपके साथ जुड़ूंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए और पढ़ते रहिए खबर एक्सक्लूसिव के साथ। धन्यवाद।